Myself, Dr. Nirmal Singh, Associate Professor, Department of History, Government National College सिरसा। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम हमारा बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया बाबर, ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसका पहला भाग पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन, भारत पर बाबर के आक्रमण के समय जो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हिंदुस्तान में मुग़ल राज्य का संस्थापक माना जाता है। फरगाना के अंदर इसकी राजधानी अंदीजान में उमर शेख मिर्ज़ा और कुतुब निगार खानम के घर पैदा हुआ बाबर एक बहुत ही मेहनती और विद्वान व्यक्ति था। उसने न केवल जीतें हासिल की बल्कि एक बहुत उम्दा किताब तुज़्के बाबरी की रचना भी की। उसको यहाँ तक कि शुरुआत में अपने स्वयं के स्टेट को भी पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उसने अपना रुख भारत की तरफ किया। 1519 में उसने भारत पर पहला आक्रमण किया और बढ़ते हुए 1526 में उसका मुकाबला दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराकर उसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। यद्यपि बाबर एक तुर्की चंगतई वंश का कबीले से संबंधित था, परंतु उसे भारत में मुग़ल के नाम से जाना गया। अगर हम बात करें उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था की, तो ये काफ़ी बुरी हालात में थी, क्योंकि भारत जो उस समय टुकड़ों में बटा हुआ था और कोई भी ऐसी केंद्रीय राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत पर एक छत्र राज्य कर सके और इसको एक सूत्र में पिरो सके। अलग अलग स्टेट्स विद्यमान थी और उत्तर भारत में जो प्रमुख रियासतें थी, स्टेट्स थी, उनमें पहला नाम आता है दिल्ली का। यहाँ का शासक जो है इब्राहिम लोदी था, जो कि एक बड़ा अयोग्य और अलोकप्रिय सुल्तान माना गया है। अपने स्वभाव के कारण उसने अपने अमीरों, सामंतों और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी अपने से अलग कर दिया और कहने को वो पूरा भारत का स्वामी था, सुल्तान था, परंतु दिल्ली सल्तनत का प्रभाव आगरा, दिल्ली, जौनपुर और कुछ बिहार के हिस्सों तक ही सिमट कर रह गया था। दूसरी रियासत थी पंजाब। ये उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था। इसका सूबेदार दौलत खान लोदी अब एक स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य कर रहा था और वो इब्राहिम लोदी के साथ उसकी बनती नहीं थी, और यही कारण है कि उसने बाद में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान से मिलकर बाबर को भारत पर
आक्रमण करने का निमंत्रण भी दिया। तीसरी जो स्टेट थी वो थी बंगाल। बंगाल की बात करें तो यहाँ का जो राजा था वो हुसैन वंश से संबंधित था। नुस्र शाह इस समय राज कर रहा था। उसके शासनकाल में बंगाल की जनता सुखी और समृद्ध थी। उसने बाबर से समझौता भी कर लिया और बाबर ने अपनी आत्मकथा तो उसके बाबरी में उसे एक योग्य शासक बताया है। चौथी स्टेट मालवा थी, जिसमें आधुनिक मध्य प्रदेश का इलाका आता है। यहाँ का शासक जो महमूद द्वितीय खलजी वंश से संबंधित था, वो एक अयोग्य शासक था। उसने सिंहासन प्राप्ति के लिए एक राजपूत राजा मेदिनी राय से सहायता प्राप्त की और वो मेदिनी राय के हाथों में एक कठपुतली बना रहा। वो निरंतर गुजरात और मेवाड़ के शासकों से उलझा रहता था। जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो गुजरात। गुजरात पश्चिमी भारत में अपनी समृद्धि और धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। इसीलिए हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित करता रहा। यहाँ पर 1522 तक मोहम्मद शाह सेकंड राज कर रहा था, लेकिन उसकी मौत के बाद बहादुर शाह यहाँ का राजा बना। बड़ा एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने साथ लगते इलाके बीदर, खानदेश, अहमदनगर पर अधिकार करके गुजरात को एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बना दिया। मेवाड़ की बात करें तो ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ राज करने वाला राजपूत राजा था राणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वो अपने काल का एक महान योद्धा और कूटनीतिज्ञ माना गया है। कर्नल टॉड तो उसे सैनिक का भग्नावशेष के नाम से संज्ञा देता है। 100 युद्धों में भाग लेने के कारण उसके शरीर पर 80 घाव के निशान थे और उसकी आकांक्षा दिल्ली साम्राज्य को प्राप्त करने की थी और वो दिल्ली पर कब्जा करके भारत में एक हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था। राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजा उसका साथ दे रहे थे। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि उसने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। शायद उसकी ये सोच थी कि बाबर भी पहले के हमलावरों की तरह लूटपाट करके वापस चला जाएगा और वो आसानी से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेगा। मारवाड़। राजा मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ भी एक प्रमुख राजपूत राज्य के रूप में उभर रहा था। यहाँ का प्रशासनिक ढांचा भाईबंद की अवधारणा पर आधारित था। राठौर सरदार राठौर शासकों के वंशज होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा किए हुए थे। जब हम बिहार और जौनपुर की बात करते हैं तो आरंभ में ये दोनों जो स्टेट्स थी ये दिल्ली सल्तनत का ही अंग थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के अयोग्य शासनकाल में यहाँ काफ़ी बगावतें हुई और इसका लाभ उठाकर बिहार में लोहानी सरदारों ने अपनी ताकत को इतना बढ़ा लिया कि वो बिहार को स्वतंत्र राज्य के रूप में राज करने लगे। यही नहीं, इसके अलावा जो जौनपुर भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयत्न कर रहा था। 1526 तक दरिया खान लोहानी के नेतृत्व में जौनपुर भी स्वतंत्र हो गया था और दरिया खान ने बिहार के कुछ भाग को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कश्मीर, उड़ीसा,
खानदेश तथा सिंध ये स्टेट्स थी। ये कश्मीर की बात करें तो पहले हिंदुओं का राज था, परंतु 15वीं शताब्दी में यहाँ मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ मोहम्मद शाह शासन कर रहा था, जो एक निर्बल और एक अयोग्य शासक था और राज्य की वास्तविक ताकत उसके अमीरों के हाथ में थी। उड़ीसा एक अत्यंत प्रमुख राज्य था, काफ़ी ताकतवर था, लेकिन दिल्ली से दूर होने के कारण भारतीय राजनीति में इसकी ज़्यादा भूमिका नहीं थी। खानदेश ताप्ती नदी की घाटी में बसा एक छोटा सा राज्य था। 1518 में यहाँ के शासक गाजी शाह की जब मौत हो गई तो उसके उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अहमदनगर और गुजरात के शासक यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अंत में गुजरात के शासक का समर्थक आदिल खान यहाँ के सिंहासन पर बैठने में कामयाब हुआ। गुजरात का आधिपत्य होने के कारण यहाँ की शक्ति कमज़ोर हो गई। दिल्ली सल्तनत के उत्तर पूर्व में स्थित सिंध राज्य तैमूर के आक्रमण के बाद स्वतंत्र हो गया था। तो इस प्रकार हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जो पूरे उत्तर भारत को अपने कब्ज़े में लेता। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ की स्थिति भी उत्तर भारत से भिन्न नहीं थी। वहाँ भी अराजकता और अव्यवस्था का माहौल था। बाबर अपनी आत्मकथा में दक्षिण के खास करके 2 सूबों की बात करता है। ये थे बहमनी और विजयनगर राज्य। परंतु इन दोनों ही राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे और इनमें निरंतर दुश्मनी के कारण दोनों की ही ताकत धीरे धीरे क्षीण हो गई। जब हम बात करते हैं बहमनी राज्य की तो इसकी स्थापना 1347 में मोहम्मद तुगलक के काल में हसन बहमन शाह ने की थी। ये राज्य काफ़ी विशाल और शक्तिशाली था, जो उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी का नाम था गुलबर्गा। बहमनी राज्य पर अनेक सुयोग्य राज्यों ने राज किया था, परंतु ये सब दक्षिण में बसे इसके साथ लगते विजयनगर हिंदू साम्राज्य से लड़ते झगड़ते रहते थे। इससे इस राज्य की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो गई। 1485 में बहमनी राज्य के प्रधानमंत्री महमूद गावा की हत्या के बाद इस राज्य की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई और बाद में इसी राज्य के अवशेषों पर 5 आज़ाद रियासतों की 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ये थे बरार का इमाम शाही, अहमदनगर का निज़ाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और बीदर का ब्रीद शाही राज्य। ये पांचों राज्य जब हिंदुस्तान पर बाबर ने हमला किया तो स्वतंत्र थे। इन पांचों के ही राजा शिया धर्म को मानते थे, परंतु इन सब में एकता की कमी थी। ये आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और बाद में अहमदनगर ने बरार और बीजापुर ने बीदर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। उत्तर भारत से दूर होने के कारण दिल्ली की राजनीति में इन राज्यों का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था। विजयनगर एम्पायर सुदूर दक्षिण में स्थित ये जो विजयनगर का राज्य था, ये देश के प्रमुख हिंदू राज्यों में से एक था। बाबर के समय यहाँ का राजा कृष्णदेव राय था।
वो न केवल एक बहादुर योद्धा बल्कि एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था और उसने अपने विरोधियों को पराजित करके राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। वो साहित्य और कला का संरक्षक भी था। इस काल में हम दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर की बात करें या दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये बड़ा फेमस माना जाता है। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर राज्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य था। दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में इस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तो उसके बाबरी में इसे क्षेत्र और सेना की दृष्टि से काफिर राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना है। अगर हम थर्ड पावर जो एक विदेशी शक्ति साउथ इंडिया के अंदर उभर रही थी उसका जिक्र करें तो वो पुर्तगाली थे। 16वीं सदी के आरंभ में भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने भी अपनी कुछ व्यवहारिक बस्तियां बसा ली थी। धीरे धीरे ये लोग हिंद महासागर के व्यापार से अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे और इनके कुछ ऐसे गवर्नर्स हुए जो बड़े योग्य और अनुभवी थे। इनमें एक नाम अल्बुकर्क का आता है। इनके प्रयत्नों के कारण इन्होंने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा समुद्री तट के साथ साथ इनकी काफ़ी व्यापारिक बस्तियां भी थी। ये बाद के काल में अंग्रेज़ों और डचों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष में काफ़ी पीछे रह गए थे। इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष में बात करें तो 1526 में भारत पर बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक एकता और स्थिरता का यहाँ बहुत अभाव था। कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो अपनी ताकत और अपने कौशल से एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाता। भारत की सामाजिक और आर्थिक हालात भी अच्छी नहीं थी। इससे जनता कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इस प्रकार हम देखें तो किसी भी एक राजनीतिक मजबूत सत्ता ना होने के कारण बाबर को इन परिस्थितियों में भारत पर हमला करने के लिए उत्साह भी मिला। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि 16वीं सदी के आरंभ में भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का एक जमघट मात्र था जो किसी भी शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी का आसानी से शिकार बन सकता था।